गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपको ये सर्किट गिवन है और इस सर्किट के रिगार्डिंग आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपसे पूछा गया कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 3 और 1 एंड 2। तो चलिए इन स्टेटमेंट्स को वन बाय वन चेक करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग दिस सर्किट और कौन सी नहीं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट के साथ। सबसे पहले स्टेटमेंट कहती है वी आर द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज 100 मल्टीप्लाई बाय √2 वोल्ट्स। तो कैलकुलेट करते हैं वी आर फ्रॉम दिस सर्किट और देखते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। तो देखिए वी आर कैसे निकालेंगे। एक काम कीजिए, सबसे पहले लूप करंट ले लीजिए सर्किट में आई को मैं फेजर में इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आ गया आपका आई टेकिंग IS 0 डिग्री रेफरेंस। देखिए ये जो करंट है आपकी लूप करंट आई आपके रेजिस्टर के थ्रू जो करंट पास कर रही है IR इज इक्वल टू आई, एंड सिमिलरली जो आपके इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रही है IL दैट इज ऑल्सो आई। सो ये फेजर जो मैंने ड्रॉ किया है एज ए रेफरेंस फॉर आई, दिस विल बी सेम फॉर IR एंड IL। अब देखिए आपका VR का फेजर कहाँ बनेगा। VR आ गया आपका वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कहाँ होता है, इन फेज विथ द करंट थ्रू द रेजिस्टर। तो करंट थ्रू रेजिस्टर अगर यहाँ पे है तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर भी यहाँ पे होगी VR। अभी देख लेते हैं VL का फेजर कैसे बनेगा। आपकी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल लीड द करंट थ्रू द इंडक्टर बाय 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका कुछ यहाँ पे VL। तो देखिए यहाँ पे ये जो सप्लाई वोल्टेज है आपकी ये कहाँ पे आ जाएगी, VR वोल्टेज, द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL, ये दोनों आपकी रिजल्टेंट है। ये दोनों वोल्टेजेस आपकी वोल्टेज है ड्यू टू द सप्लाई वोल्टेज VS। तो आपका VS का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इस तरह से फेजर हो तो हम एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं VS के लिए, कुछ इस तरह से 11th-12th में जिस तरह से आप एक्सप्रेशन बनाते थे फेजर्स का रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेक्टर का, उसी तरह से हम यहाँ पे एक्सप्रेशन बना रहे हैं इन तीनों वेक्टर्स का। ये इस तरह से बन जाएगा। यहाँ आपको VS गिवन है 250 मल्टीप्लाई बाय √2 साइन 300 ऑफ t। यहाँ पे ये क्या चीज़ है, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज की पीक वैल्यू। हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, RMS वोल्टेज ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। तो वो कैसे आ जाएगा, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। पीक है यहाँ पे आपकी 250 मल्टीप्लाई बाय √2। तो आपका सप्लाई वोल्टेज की RMS वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली 250 वोल्ट्स। तो लिख दीजिए यहाँ पे 250 वोल्ट्स। ये आ गया आपका VS की RMS वैल्यू, सप्लाई वोल्टेज की RMS वैल्यू 250 स्केल। VR हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, VL हमें गिवन है 150। ये आ गया उसका स्केल। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आपको आपका VR का आंसर मिल गया 200 वोल्ट्स, RMS वैल्यू ऑफ VR। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर गिवन है 100 मल्टीप्लाई बाय √2। आपका इस सर्किट में VR पीक वैल्यू क्या बन जाएगी, 200 मल्टीप्लाई बाय √2 वोल्ट्स। आपको यहाँ पे गिवन है 100 मल्टीप्लाई बाय √2। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 रिगार्डिंग दिस सर्किट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से आपके ऑप्शंस कट हो जाएंगे। यहाँ पे कहा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो 1 तो करेक्ट नहीं है, A ऑप्शन
कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली सी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग स्टेटमेंट। सिमिलरली डी ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है। वी डेफिनेटली नो 1 is a wrong statement, so we are left with the option B. So B is our answer. तो चलिए एक काम करते हैं, फॉर प्रैक्टिस पर्पस स्टेटमेंट 2 एंड 3 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट और चेक करते हैं कि ये दो स्टेटमेंट्स 2 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। बाकी आप यहाँ पे सिर्फ आंसर देखना चाहते हैं तो आंसर हम निकाल चुके हैं। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके IRMS भी निकाल लेते हैं। देखिए IRMS कैसे निकाल लेंगे हम। द करंट थ्रू द सर्किट IRMS we definitely know that is equal to the current through the resistor, or you may say the current through the inductor. So let's use this IR to calculate IRMS. IR को कैसे लिख सकता हूँ? IR क्या है? Current through the resistor will be equal to the voltage across resistor divided by the resistance R. तो यहाँ पे देखिए VR हमने कैलकुलेट किया है, RMS वैल्यू 200 वोल्ट्स, R रेजिस्टेंस हमें गिवन है सर्किट में 100 ओम। तो यहाँ से आपको IRMS की वैल्यू मिल जाएगी 2 एम्पियर। सो वी डेफिनेटली नो IRMS इज इक्वल टू 2 एम्पियर और ऐसा ही स्टेटमेंट 2 कह रही है। सो और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। लेट्स वेरीफाई स्टेटमेंट 3 दैट L इज इक्वल टू 0.25 हेनरी। देखिए L कैसे निकालेंगे? इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? XL इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस XL डिवाइडेड बाय द करंट थ्रू दिस XL। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम सिर्फ। VL कितना है? 150 वोल्ट्स। करंट थ्रू दैट इंडक्टर क्या है? 2 एम्पियर। सो वी नो XL is 75 ohms. XL can also be written as omega L. यहाँ पे देखिए ओमेगा हमें गिवन है 300। सब्स्टिट्यूट कीजिए XL इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय L इक्वल टू 75। फ्रॉम हेयर वी कैन सी L is 75 divided by 300. This is so L can be seen as 1 divided by 4 or 0.25 Henry. So we definitely know statement 3 is also correct. So statement 2 and 3 are correct. देखिए इस MCQ में आपको कहा गया है a network function Z of S has a single pole at -1 divided by √3। उसे कैसे लिख सकते हैं इस तरह से, एंड अ सिंगल जीरो एट -√3। तो उसे कैसे लिखेंगे इस तरह से। तो ये आ गया हमारा Z of S का एक्सप्रेशन। और आपसे पूछा गया है V of t की ये वैल्यू गिवन है, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ लीड और लैग ऑफ द करंट। तो देखिए कैसे निकालेंगे। S is equal to j ओमेगा। अब देखिए एंगल ऑफ V j ओमेगा डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ I j ओमेगा इज इक्वल टू tan inverse imaginary divided by the real part minus tan inverse of imaginary divided by the real part। यहाँ पे देखिए ओमेगा आपको गिवन है 1, ओमेगा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस अबव एक्सप्रेशन में।
तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस tan इनवर्स √3, ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री. सो फ्रॉम हियर we can see this is 30 degree. Angle of V j omega divided by angle of I j omega. यहाँ पे ऑप्शन रीड कीजिए. V और I के बीच में रिलेशन 30 डिग्री का है, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है. बात आ जाती है I is leading the voltage by 30 डिग्री और करंट I is lagging the voltage by 30 डिग्री. इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ए और बी. देखिए कैसे निकालेंगे. इस एक्सप्रेशन को रीड करके आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, देन दैट इज गुड. अदरवाइज देख लीजिए कैसे निकालेंगे. तो देखिए ये बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन. तो यहाँ से देखिए कि करंट आपकी लीड कर रही है वोल्टेज को या लैग कर रही है वोल्टेज को, कैसे पता चलेगा. Let's say that angle of Vj omega is 60 degree. Let's consider this. Substitute कर दीजिए वैल्यू. उस टाइम आपका करंट का एंगल क्या होगा जरा देखिए. When your Vj omega is 60 degree, at that moment your angle of current is 90 degree. मतलब ये आ गया आपका 0 डिग्री रेफरेंस. मैंने अज्यूम किया था लेट दैट एंगल ऑफ वोल्टेज भी 60 डिग्री, और उस टाइम पे मेरे करंट का एंगल आया है आई जे ओमेगा का 90 डिग्री. तो इसका मतलब आपकी करंट जो है वो आपकी वोल्टेज को लीड कर रही है बाय एंगल 30 डिग्री. सो ए इज योर आंसर. चलिए ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. देखिए इस एमसीक्यू में आपको कहा गया है फॉर द सर्किट एज शोन अबव द करंट लीड्स द वोल्टेज. ये आपकी आ गई वोल्टेज. करंट कह रहे हैं आपकी लीड कर रही है वोल्टेज को बाय एन एंगल tan इनवर्स 2. तो बताइए इस सर्किट में इस आर की क्या वैल्यू है. ये कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो देखिए कैसे निकालेंगे. वी नो दैट करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय tan इनवर्स 2 एंगल, एंड वी ऑल्सो नो tan phi इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय r. चलिए इन दो एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं. फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए इन इक्वेशन 1. तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से, इक्वल टू x डिवाइडेड बाय r. सर्किट में x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे XL माइनस XC, tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाय r. यहाँ पे देखिए XL कैसे निकल जाएगा आपका ओमेगा L. ओमेगा कितना गिवन है आपको 4, L कितना गिवन है 1, तो XL की वैल्यू निकाल लीजिए. 4 मल्टीप्लाई बाय 1, योर XL इज इक्वल टू 4 ओम्स. सिमिलरली XC भी निकाल लीजिए, वो क्या आ जाएगा आपका 1 ओवर ओमेगा C. ओमेगा कितना गिवन है आपको 4, और सिमिलरली C कितना गिवन है आपको 0.05. तो यहाँ से आपका XC आ जाएगा 5 ओम्स. यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. XL हमने कैलकुलेट किया है 4, XC कैलकुलेट किया है 5. दिस इज और R. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी R इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2. माइनस के साइन को इग्नोर कीजिए, तो आपको आपका R का आंसर मिल जाएगा 0.5 ओम्स. सो A इज और आंसर. यहाँ पे कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि ये माइनस का साइन इग्नोर क्यों किया है. देखिए
इस आर के एक्सप्रेशन में ये माइनस का साइन कुछ भी सिग्निफाई नहीं करता। ये यहाँ पे माइनस का साइन क्यों है? ये सिर्फ इतनी सी चीज़ बताने के लिए है कि एक्सएल माइनस एक्सी इज नेगेटिव एंड दैट मीन्स कि सर्किट का जो नेट रिएक्टेंस है दैट इज कैपेसिटिव। कैपेसिटिव है, इसलिए आपका जो नेट एक्स आया है वो नेगेटिव आया है -1। उसका आर की कैलकुलेशन में कोई कंसिडरेशन नहीं। ये माइनस यहाँ पे बस यही सिग्निफाई करता है कि आपका जो नेट रिएक्टेंस है दैट इज कैपेसिटिव। चलिए ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपको कहा गया है द वैल्यू ऑफ सी इज सो चोजन दैट सर्किट इम्पीडेंस इज मैक्सिमम। ठीक है, दैट्स वन थिंग। दो, दिस डजंट मैटर इन दिस एमसीक्यू। आगे आपसे पूछा गया है देन I1 लीड्स I2 बाय। I1 और I2 के बीच में एंगल क्या बन रहा है वो आपसे पूछा गया है। लीड बन रहा है वो उन्होंने खुद ही बता दिया, I1 इज लीडिंग I2, बट विथ विच एंगल वो आपसे पूछा गया 45, 90, 0 और 135 डिग्री। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक फेजर ले लीजिए इस तरह से, ये आ गया आपका VS का फेजर। अभी जो वोल्टेज आपकी VS है सप्लाई वोल्टेज दैट इज अक्रॉस योर कैपेसिटर 2, दिस इज योर VC ऑल्सो। अगर कैपेसिटर वोल्टेज यहाँ पे है तो द करंट थ्रू कैपेसिटर क्या होगी, लीडिंग इट्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री समवेयर हियर। सो दिस IC इज ऑल्सो I1। तो ये आ गया आपका I1 90 डिग्री अहेड ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज VC। अब बात आती है I2 कहाँ होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। I2 इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय द पाथ इम्पीडेंस दैट इज 2 + J2। ये यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, दिस इज 2 ओम, तो आपका इम्पीडेंस बन जाएगा पाथ का 2 + J2। अब देख लेते हैं एंगल क्या बनेगा आपका I2 का, एंगल ऑफ VS डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ 2 + J2। एंगल ऑफ VS इज 0, ये आ गया आपका 0 डिग्री एंगल डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय द इम्पीडेंस 2 + J2 दैट इज tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल दैट इज So from here we can see the angle of I2, though we do not know the magnitude of I2 and though it doesn't matter either। हमसे यहाँ पे एंगल के बारे में पूछा गया है लीड और लैग, तो हमने यहाँ पे I1 और I2 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कंसीडर भी नहीं किया, ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे सिंपली I2 का एंगल निकाला गया एंड दैट इज -45 डिग्री। सो I2 वहाँ आ जाएगा आपका somewhere like this, your I2 is -45 degree, lagging your supply voltage 0 degree reference by 45 degree. So the angle between I1 and I2 can be seen from here is 135 degree and your I1 is leading your I2 by angle 135 degree.